हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद द सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था पीवाईक्यूज में, और हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर थे, राइट। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है अरब सल्तनत का और दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2001 के अंदर। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो चार यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं और चार राजाओं के नाम मेंशन्ड है। आपको पता करना है कि कौन सा जो कंसेप्ट है वो कौन सा राजा लेकर आया था। फर्स्ट इज दीवाने बंदरगानी, सेकंड इज दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही एंड दीवाने अर्ज। ये चारों में से कौन कौन लेकर आया था आपको ये पता होना चाहिए, राइट। पहला है दीवाने बंदागानी। बंदागानी का मतलब क्या होता है? देखो, बंदागानी का सीधा सा मतलब है, दीवाने बंदागानी का मतलब है इट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो कौन सा ऐसा राजा था जो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स लेकर आया था? द आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जस्ट रिमेंबर फिरोज शाह तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स लेकर आया था। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ए, बिकॉज करेक्ट मैच तो हमें मिल गया है। ठीक है, बट हम बाकी के बारे में देखते हैं। सेकंड इज दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज का मतलब क्या है और वो कौन लेकर आया था? देखिए, दीवाने मुस्तखराज जो है डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू है। रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम रखा था दीवाने मुस्तखराज। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज दीवाने कोही। दीवाने कोही बेसिकली एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। अगेन दिस ऑल्सो फेल्ड। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर के ऊपर। जस्ट रिमेंबर, गंगा यमुना दोआब के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और इसका मेन एम था कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करना। तो क्या हो रहा था, बेसिकली जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स थे उसको छोड़ करके कैश क्रॉप्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, जिसके कारण खाने के लिए क्रॉप्स जो है वो कंपैरेटिवली मार्केट के अंदर कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, उसकी इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गया। लास्ट वाज दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, इसको बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए दीवाने बंदागनी हमने डिस्कस किया, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने मुस्तखराज जो है, दीवाने मुस्तखराज बेसिकली क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसको स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे रिमेंबर दिस थिंग। डिपार्टमेंट ऑफ कोही एग्रीकल्चर के बारे में था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने अर्ज जो है वो बलबन ने स्टार्ट किया था, बिकॉज ये मिलिट्री से रिलेटेड था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2001 के अंदर फिर से पूछा गया था, द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्हाट। देखो, जब मंगोल्स ने भारत पर अटैक किया तो किसने किया था? चंगेज खान ने सबसे पहले अटैक किया था भारत के ऊपर। उस टाइम भारत में रूलर कौन था? दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था? वॉज इट बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? द आंसर इज इल्तुतमिश। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ट रिमेंबर, मंगोल्स ने जब भारत पर अटैक किया था चंगेज खान ने, उस टाइम भारत का राजा इल्तुतमिश हुआ करता था। इल्तुतमिश ने नॉर्मली 1211 से लेकर 1236 तक रूल किया है, लेकिन मंगोल्स ने 1221 से अटैक करना स्टार्ट किया और 1327 तक अटैक करता ही रहा। तो आप देखोगे इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भी अटैक होता है, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर भी अटैक होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भी अटैक होता है। बहुत सारे मंगोल्स जो है, अलग अलग मंगोल्स, उन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ऑलराइट, बट प्लीज रिमेंबर, जो पहली बार अटैक हुआ था चंगेज खान के अंदर, दैट वाज डन अंडर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द वन जिसके अंदर पहली बार मंगोल्स ने हमला किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2002 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज द हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक। क्यों? बोला, जो बरानी हिस्टोरियन हुआ करता था उसने ये बोला कि जो दिल्ली सुल्तान से उनका जो रूल है वो ट्रूली इस्लामिक नहीं है, सही तरीके से इस्लामिक नहीं है। ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। क्या ऐसा था कि मेजॉरिटी फॉलो नहीं करते थे इस्लाम, इसलिए इस्लामिक नहीं है? दूसरा, मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वर ऑफन डिसरिगार्डेड। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनको डिसरिगार्ड किया जाता था। तीसरा, सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशन। सुल्तान ने बेसिकली मुस्लिम लॉ को कम कर दिया अपने खुद के रेगुलेशंस को बनाने के लिए। या फोर्थ, रिलीजियस फ्रीडम वाज अकॉर्डिंग टू नॉन मुस्लिम। जो नॉन मुस्लिम है, जैसे मान लो हिंदूज हैं, उनको भी रिलीजियस फ्रीडम मिली थी। इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था जिसके कारण बरानी जो है वो दिल्ली सुल्तान के रूलर्स को ट्रूली इस्लामिक नहीं मानते थे, सही तरीके से इस्लामिक नहीं मानते थे? देखिए, ध्यान रखिएगा, द आंसर वाज चार्ली। बरानी याद करो, हमने पहले भी बात की, बरानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली क्या किया था, जो इस्लामिक लॉ था उसको सब्जुगेट करके अपने खुद के लॉज बना दिए थे, और अपने खुद के लॉज जो है उसने ज़्यादा इंक्रीज कर दिए थे। बिकॉज ऑफ दैट बरानी को ऐसा लगा, जियाउद्दीन बरानी को ऐसा लगा कि ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक इस्लामिक रूल को रहने नहीं देगा, रादर वो अपने खुद के रूल्स लगाते जा रहा है, राइट। दैट्स वाई ही कॉल्ड कि ये ट्रूली इस्लामिक रूल नहीं है। जस्ट रिमेंबर, मुस्लिम ये जो जियाउद्दीन बरानी हुआ करते थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के रीन के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों के टाइम में ही ये रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही और एक लिखी है फतवाए जहांदारी।
ठीक है, और उन्होंने दिल्ली सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, क्रिटिसाइज किसने किया है? बरानी ने, जियाउद्दीन बरानी ने। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज assertion region based question. Question says Mohammed bin Tughlaq left Delhi and for 2 years lived in a camp called as स्वर्गद्वारी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, याद है आपको, इसके अगेंस्ट बहुत सारे रिबेलियंस हुए थे। रिबेलियंस कुछ हुए थे, उसके कारण उसने दिल्ली को छोड़ दिया और 2 साल तक वो बाहर रहा एट अ प्लेस कॉल्ड स्वर्गगिरी। सेकंड रीजन बोलता है एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाय प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड। दिल्ली में प्लेग आ गया था, उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली छोड़ना पड़ा। तो आंसर इज येस, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन सही है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक 2 साल तक अपनी दिल्ली से बाहर रहा है स्वर्गगिरी कहाँ है? कन्नौज में रहा है। और उस समय दिल्ली के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग प्लेग आया था कि माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो हाफ आर्मी थी, आधी से ज्यादा आर्मी जो है प्लेग के कारण मारी गई थी। जस्ट रिमेंबर द आंसर विल बी अल्फा। दोनों स्टेटमेंट सही है एंड द सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑलराइट, जैसा हमने देखा 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रूल करता है। 22 रिबेलियंस इसके अगेंस्ट होते हैं। दिल्ली को 2 साल तक छोड़ के जाना पड़ता है। एक कैंप एरिया में रहता है स्वर्गगिरी, जो कि कन्नौज के पास में हुआ करता था। ठीक है, स्वर्गगिरी जो है कन्नौज के पास में था। प्लेग आता है दिल्ली में 1334 के अंदर। ठीक है, और उसके कारण बहुत सारी मौतें भी होती हैं। माना जाता है कि इसकी आधी आर्मी जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार जब प्लेग खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली सुल्तान जो है वो वापस दिल्ली आ जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2002 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द मिडिवल इंडियन रूलर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? पहला बोलता है अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट। अरीज डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज। याद कीजिए, हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि ये देखिए, हमने डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज को डिस्कस किया था। डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज मिलिट्री से रिलेटेड था। किसने स्टार्ट किया था इसको? बलबन ने। आई होप यू रिमेंबर। सो अगर बलबन ने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला अरीज डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। सेकंड बोलता है बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस ऑफ द मिलिट्री। क्या हॉर्सेस को ब्रांड करने का जो सिस्टम था वो बलबन ने स्टार्ट किया था? द आंसर इज अगेन नो। ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था कि जितने भी मिलिट्री हॉर्सेस होंगे उनके ऊपर एक दाग होना चाहिए, जिससे कि मतलब मालूम चल सके कि ये किस ब्रीड का घोड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है घोड़ा, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। इसके अलावा तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट सेज मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। क्या मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड किया गया था बाय हिज अंकल? द आंसर इज नो, बाय हिज नेफ्यू। जो उसका नेफ्यू था फिरोज शाह तुगलक, उसको यहाँ पर पावर में लाया गया था, नॉट हिज अंकल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेटमेंट सही हो गया। देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो यहाँ पर देखिए हमने बात की थी दीवाने बंदगानी क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। उसको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं 2001 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 2002 के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सो आप पहला वाला देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्ज, और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आंसर इज डेल्टा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2003 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सेज हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बारे में पूछा गया। ना किसी की डेथ के बारे में क्यों पूछा जाएगा? पहली चीज तो बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सुल्तान के पहले इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, पहली चीज तो। और दूसरी, इनकी जो डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी, रादर एक अलग सर्कमस्टांसेस में, एक अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। ऑलराइट, देखते हैं ऑप्शन का क्या है। पहला बोलता है ही वाज ट्रेचरसली स्टैब्ड टू डेथ बाय वन ऑफ हिज एम्बिशियस नोबल्स। क्या उसके ही किसी मंत्री ने या नोबल ने उसको धोखा देकर मार दिया था? पहला। सेकंड, ही वाज किल्ड इन अ बैटल विद तजाउद्दीन यिल्दिज द रूलर ऑफ गजनी हु एंटर्ड इनटू अ कॉन्टेस्ट विद हिम ओवर द कैप्चर ऑफ पंजाब। क्या उसको एक बैटल में मारा गया था? तीसरा, he sustained injuries with besieging the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and succumbed to them। कि उसको बैटल करते समय उसको काफ़ी चोट लग गई थी और बाद में उस चोट के कारण वो मारा गया। एंड फोर्थ इज ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान क्या होता है? पोलो की तरह एक गेम होता है, ठीक है, जिसमें घोड़े में बैठ के आपको खेलना होता है। ना देखो समझो, द आंसर इज डेल्टा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इतना पिक्यूलियर तरीका था, मतलब उनकी डेथ इतनी अलग तरीके से हुई थी कि दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बिकॉज वो काफ़ी अलग है। अगर आप ए बी सी में से कोई भी चूज करते हो तो ए बी सी बहुत लोगों की डेथ का कारण बनी है, नॉट द डी। डी बहुत ही अलग और यूनिक रीजन था एंड दैट इज वाई ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर 1210 में उनकी डेथ हो जाती है और माना जाता है कि ही डाइड इंस्टेंटली। ठीक है, ही डाइड इंस्टेंटली। 1206 में पावर में आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और 1210 में उनकी डेथ हो गई थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 2014 के अंदर पूछा गया था, 2004 के अंदर पूछा गया था, सॉरी। द क्वेश्चन सेज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तुगलक का लास्ट रूलर कौन था? वाज इट फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, नसीरुद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह? रिमेंबर द आंसर वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद। देखो आपको हर एक डायनेस्टी के फर्स्ट एंड लास्ट रूलर के बारे में मालूम होना चाहिए, बिकॉज दे कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी हुआ है। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो लास्ट रूलर हुआ करता था। 1394 से लेकर के 1413 तक वो पावर में रहते हैं। जस्ट रिमेंबर तैमूर्स जब भारत पे हमला करते हैं उस टाइम नसीरुद्दीन मोहम्मद ही पावर में हुआ करते थे। सो नसीरुद्दीन महमूद के पावर के समय में ही तैमूर्स ने भारत पे हमला किया था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, तैमूर्स का इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देखा चंगेज खान यानी कि मंगोल्स ने कब किया था, इल्तुतमिश के टाइम में। यहाँ हमने देखा तैमूर्स ने कब किया था, नसीरुद्दीन महमूद यानी कि तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर के टाइम में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2006 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज अथर्शन स्टेटमेंट बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन कॉल्ड एज दिनार। एंड दिनार किसने बोला था इसको? इब्न बतूता ने। क्या ये सही है? द आंसर इज यस। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया गोल्ड कॉइन इशू किया था जिसका नाम था दिनार, और दिनार वर्ड इब्न बतूता ने दिया था। क्या हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का एक कंटेम्प्रेरी पर्सन हुआ करते थे इब्न बतूता? रिमेंबर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भी प्रेजेंट थे। रीजन बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो ट्रेड प्रमोट करने के लिए क्या आप गोल्ड कॉइन्स को इशू करोगे? ध्यान से समझो, ट्रेड में दो चीजें होती है, एक होती है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब आप कोई सामान मंगाते हो तो, और एक्सपोर्ट का मतलब जब आप सामान बाहर भेजते हो तो। जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपको मनी क्या होता है? मनी आपका बाहर जाता है, पैसा बाहर जाता है, बिकॉज आप सामान खरीद रहे हो तो बदले में पैसा दोगे, पैसा आपका किसी दूसरे कंट्री में दूसरे बिजनेसमैन के पास जाएगा। और जब एक्सपोर्ट करते हो तो आप सामान बेचते हो तो आपका पैसा बेसिकली आता है, मनी कम्स इन। और सबको क्या चाहिए? मनी गोज आउट या फिर मनी कम्स इन? द आंसर इज मनी कम्स इन। सबको चाहिए कि पैसा आना चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए, राइट? सो अगर मान लो कोई पर्सन गोल्ड कॉइन्स को बनाएगा तो गोल्ड कॉइन को खर्च कहाँ करेगा? जब वो कोई चीज़ को इंपोर्ट करेगा तो टेक्निकली तो कोई सामान खरीदने पर मोहम्मद बिन तुगलक को बेसिकली गोल्ड को देना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज को, और अगर गोल्ड वो दे देगा दूसरी कंट्री को तो ऑब्वियसली इसका खुद का जो खजाना है वो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर इस गोल्ड कॉइन्स को इशू नहीं किया था, रादर कौन से कॉइन्स को इशू किया था? उसने किया था ब्रास और कॉपर के कॉइन्स को इशू किया था, ब्रास और कॉपर, ताकि ब्रास और कॉपर अगर देना भी पड़ जाए तो कोई बहुत ज़्यादा घाटा ना हो। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। द आंसर इज सेकंड रॉन्ग है यहाँ पर, तो आर इज फॉल्स, द आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया था जिसका नाम था दिनार। दिनार उसको इब्न बतूता के द्वारा बोला गया था। 1325 से लेकर 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर पावर में था। इसको प्रिंस ऑफ मोनेरिया भी बोला जाता था। बहुत सारे मनी से रिलेटेड उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें से बहुत सारे फेल भी हो गए थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ 1330 के अंदर वो एक टोकन करेंसी इस्तेमाल करता है, और वो करता है ब्रास और कॉपर का, जो कि माना जाता है कि ब्रास को उसने बोला कि गोल्ड के बराबर होगा, कॉपर को उसने बोला कि वो सिल्वर के बराबर होगा, एंड दैट इज वाई। देखो, ब्रास और कॉपर को आप सोना और चांदी बोल के बेच नहीं सकते ना। ये उसने कोशिश की, लेकिन उसके कारण क्या हुआ? मार्केट फेलियर हो गया, मार्केट फेलियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और माना जाता है कि उसने ब्रास और कॉपर का इस्तेमाल इसलिए किया बिकॉज गोल्ड और सिल्वर दोनों का ही शॉर्टेज था उसके टाइम में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो आप देख सकते हैं कॉइन्स के थ्रू आपको एक्चुअली किसी डायनेस्टी के बारे में मालूम चलता है, वो डायनेस्टी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या थी ये भी मालूम चलता है, सब कुछ पता चलता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 2006 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली? नाउ सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलूल खान लोदी। तो तीन जो मेन पावर्स हैं यहाँ पर वो लोदी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बात कर रखी है पिछले एक क्वेश्चन के अंदर कि इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। देखो, सबसे पहले बहलूल लोदी आते हैं, देन सिकंदर लोदी आते हैं, एंड फाइनली इब्राहिम लोदी आते हैं। और इसी इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर हराते हैं और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं। सबसे पहले देखो बहलूल खान लोदी कहाँ पर है? ये रहा। सिकंदर खान यहाँ पर है, इब्राहिम खान यहाँ पर है। द आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अब देख सकते हैं अफगान डायनेस्टी से ये लोग आए थे, जो लोदी डायनेस्टी थी। 1451 से लेकर 1526 तक उन्होंने रूल किया था। बहलूल लाल लोदी इसका फाउंडर था। फिर सिकंदर लाल लोदी आया, फाइनली इब्राहिम लोदी आया, जिसको बाबर ने पानीपत बैटल में हराया था 1526 में, और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। द क्वेश्चन सेज 3 इंडियन मिडिवल इंडियन स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और उसका प्रेजेंट रीजन पूछा है कहाँ पर है। मतलब ये 3 यहाँ पर राज्य हुआ करते थे भारत में मिडिवल टाइम्स में, अभी वो कहाँ पर ये पूछा गया है। पहला बोल रहा है चंपक। तो चंपक कौन से राज्य का पुराना नाम था? तो आंसर इज चंबा। चंबा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो क्या ये पहला सही हुआ? नो। दूसरा दुर्गर। दुर्गर वर्ड दुर्गर नाम से ही है अभी भी और जम्मू के अंदर प्रेजेंट है, तो सेकंड सही हो गया। थर्ड बोलता है कोलूता।
कुलुता वर्ड जो है कुल्लू वर्ड है। कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। थर्ड भी गलत हो गया, द आंसर विल बी ओनली 2। ठीक है, 19 का यानी कि ब्रावो, इट इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ यू आर गेटिंग अ गुड आइडिया कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2, दुर्गरा जम्मू कश्मीर से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फर्स्ट एंड थर्ड है यानी कि जो चंबक था वो चंपक का नाम अब चंबा हो गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, और कुलुता का नाम कुल्लू हो गया है, ये भी हिमाचल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली व्हाट? बंजारास कौन हुआ करते थे? एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स या ट्रेडर्स? एक चीज याद रखो, जब भी आप बंजारा वर्ड बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बंजारा वर्ड मतलब जो घूमते रहते हैं, राइट, जो वॉन्डर करते रहते हैं, जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। अब देखो इन चारों में से कौन ऐसे हैं जो मूव करते रहते हैं? क्या एग्रीकल्चरिस्ट अपना खेत छोड़कर मूव कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या वॉरियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या वीवर्स कर सकते हैं? नो। क्या ट्रेडर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज ट्रेड करने के लिए उनको मूव करना पड़ता है। जस्ट रिमेंबर, बंजारास कौन थे? दे वर नथिंग एल्स बट अ ट्रेडर। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय में माना जाता है बहुत सारे बंजारास रहा करते थे, और माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट सिस्टम था, मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बंजारास को काम पे लगाया था, क्योंकि विलेजेस से ग्रेन्स को उठाते थे और सिटीज तक छोड़ के जाते थे, और वो बेसिकली इस्तेमाल करते थे अपने घोड़ा गाड़ी का यानी कि बुलक कार्ट्स का। जहांगीर के समय में भी बंजारास प्रेजेंट थे, और जहांगीर ने भी लिखा है कि ये जो बंजारास है बहुत ही एफिशिएंट थे और बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। इसके अलावा जब भी ब्लड से बहुत सारा सामान लेकर बंजारा मूव करते थे तो उनका जो कारवा चलता था, पूरा का पूरा कारवा, उस कारवा को बोलते हैं टांडा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, टांडा इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज कॉल्ड एज आमिल। क्या रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज को आमिल बोला जाता था? ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट वाज इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन। जो दिल्ली सुल्तान ने जो इक्ता स्टार्ट किया था, याद है आपको इक्ता सिस्टम, कि एक लैंड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, इक्तेदार को दे देंगे वो, राइट? क्या वो सिस्टम इंडिजीनियस था? क्या उन्होंने फिर खुद से ही इस चीज़ को ईजाद किया था? थर्ड स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खिलजी सुल्तान्स। खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली सुल्तान्स। तो क्या मीर बख्शी का जो टाइटल है वो दिल्ली सुल्तान या फिर खिलजी सुल्तान से रिलेट करता है कि नहीं करता है, ये पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो रेवेन्यू कलेक्टर था उसको क्या आमिल बोलते थे? द आंसर इज यस, आमिल ही बोलते थे। उनको ध्यान रखिएगा, दो यहां पर इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, एक होता था आमिर और एक होता था आमिल। आमिर जो होता था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड हुआ करता था, सिंपल वर्ड्स में मेन मंत्री था ये, और आमिल जो था वो रेवेन्यू को संभालता था। आमिर और आमिल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बोलता है इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? क्या ये उनका इंडिजीनियस था? द आंसर इज नो। उन्होंने ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से लिया था। ध्यान रखिएगा, वेस्ट एशियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज उन्होंने पहली बार इक्तेदार का काम स्टार्ट किया था, उसी चीज को यहाँ पर कंटिन्यू किया था दिल्ली सुल्तान ने। थर्ड, क्या मीर बख्शी का टाइटल इसके टाइम में प्रेजेंट था? याद कीजिए, हमने पीछे यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इनके यहाँ पर जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको क्या बोलते थे? मुक्तीस। मुक्तीस बोलते थे, मीर बख्शी नहीं बोलते थे। मीर बख्शी किसको बोलते थे? मुगल्स के आर्मी कमांडर को मीर बख्शी बोलते थे, राइट? सो वो लोग थे जो मीर बख्शी का टाइटल इस्तेमाल करते थे, नॉट द दिल्ली सल्तनत। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जो 2021 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारजम प्रिंस। क्या वो इल्तुतमिश का समय था जिस टाइम चंगेज खान ने भारत पे हमला किया था? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान ने जब मंगोल्स ने जब भारत पे अटैक किया था उस टाइम रूलर कौन था? इल्तुतमिश। सो ऑब्वियसली अगर इल्तुतमिश था तो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, राइट? इल्तुतमिश के रीन में बेसिकली चंगेज खान भारत पे हमला करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही। सेकंड देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। बोलता है तैमूर ने भारत पे कब हमला किया था? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था? तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? द आंसर इज नसीरुद्दीन अहमद मोहम्मद। मैंने आपको बताया था कि इसके समय में ही तैमूर ने भारत पे हमला किया था, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नहीं, रादर नसीरुद्दीन मोहम्मद के बीच में के टाइम में तैमूर ने हमला किया था भारत के ऊपर। सेकंड गलत हो गया यहाँ पर, देखो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। थर्ड बोलता है इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराय II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। क्या ये देवराय II के समय में हुआ था? ध्यान रखिए, आपको याद रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे ये वाला इवेंट 1498 में हुआ था जब वास्को डी गामा भारत में आए थे, तो पूछ रहा है वास्को डी गामा जब भारत में आए थे उस समय में विजयनगर का एम्पायर कौन हुआ करता था? क्या वो देवराय II हुआ करता था? आंसर इज नो, देवराय II उससे पहले ही आके जा चुके थे।
उस समय में हुआ करते थे मल्लिकार्जुन राय 1498 के अंदर। और देखो जो देवराय की हम बात कर रहे हैं वो 1422 से लेकर 1446 के बीच में आए थे, उसके बाद नहीं आए। 1498 से मल्लिकार्जुन राय आ गए थे और उस टाइम वही प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ आइडिया एज टू कैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दे आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व नेक्स्ट ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट इन द 2024 एंड द सब्सिक्वेंट प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड यहाँ पर इज क्वेश्चन नंबर 23, 2022 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला बोलता है द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला मंगोल इन्वेजन जब भारत में हुआ था उस टाइम भारत का राजा कौन था? क्या वो जलालुद्दीन खिलजी था? द आंसर इज नो, वो इल्तुतमिश हुआ करता था, राइट, इल्तुतमिश। पहला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्टेड मार्च एट दिल्ली एंड बीसीज द सिटीज। अलाउद्दीन खिलजी के होने के समय में मंगोल्स ने भारत पे हमला किया था और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। क्या सही है? द आंसर इज यस। जस्ट रिमेंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल्स ने दिल्ली कैप्चर कर लिया था। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू हिज किंगडम्स टू मंगोल्स। क्या मंगोल्स ने मोहम्मद बिन तुगलक के नॉर्थ वेस्ट का पार्ट छीन लिया था? देखो एक चीज समझो, जब अलाउद्दीन खिलजी पे हमला हुआ था तो दिल्ली को कैप्चर किया गया था, तो टेक्निकली दिल्ली जो है टेम्पररी लॉस्ट हुआ था। और जब दिल्ली लॉस्ट हुआ था उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, रादर अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था ना। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर, सेकंड इज करेक्ट। द आंसर शुड बी ब्रावो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल्स ने भारत पे हमला किया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया और उसी समय में टेम्पररी ये लूज हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लूज नहीं हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज कुलाधारा। कुलाधारा किसको बोलते हैं यहाँ पर? देखो, कुलाधारा यहाँ बोला जाता है सैयद्स को। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। क्यों बोला जाता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले आप कुला का वर्ड समझिए। कुला का मतलब होता है कैप या हैट, ठीक है, और दारा का मतलब होता है जो धारण करता है, जो धारण करता है। ठीक है, नाउ माना जाता है कि इस्लाम के रूलर जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे और प्रॉफिट मोहम्मद के ही लीनियज के अंदर बेसिकली सैयद्स आते हैं। सैयद अपने आप को बेसिकली इस्लामिक रिफॉर्मर्स बोलते थे, इस्लामिक बेसिकली टीचर्स बोलते थे, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद से संबंध रखते थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और माना जाता है कि सिकंदर लोदी के समय में जो कुलाधारा थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट थे और सैयद्स के रूप में वो एक पॉइंटेड कैप लगाया करते थे, मतलब एक टोपी पहना करते थे जिसे कुलाह बोलते हैं और यही लोग वो पहनते थे। ठीक है, तो कुलाधारा किसके नाम के ऊपर है? कुलह वर्ड के ऊपर है। कुलह वर्ड जो है उसका मतलब होता है एक पॉइंटेड कैप जो कि सैयद्स पहना करते थे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली समझ आ गया एज टू किस तरीके से हमने आज का जो लेक्चर है उसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और दो डिफरेंट पार्ट्स में उसको हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि दिल्ली सुल्तान्स और अरब्स के ऊपर थे और सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली आपने कुछ और क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्कशन था ये आपको फ्रूटफुल लगा हो और ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा हो। आई जेन्युइनली डू होप कि इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा 2024 एंड सब्सिक्वेंट प्रीलिम्स के अंदर एंड यू विल बी एबल टू फाइट एटलीस्ट 5 to 6 questions from ancient India from the PYQ itself. Directly indirectly questions repeat definitely होते हैं. Your only job is to keep revising. जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर आपको आउटपुट मिलेगा ऑब्वियसली। आई होप इट इज़ क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कीप लिसनिंग टू दीज वीडियोज एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहिए बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।